तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अपन रिकॉल करते हैं लास्ट न्यूज़पेपर। तो चलिए उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रिकॉल करते हैं। What penalties does the draft broadcasting regulation bill introduce for operators and broadcasters? तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवाइजरी, वार्निंग, सेंश्योर और मॉनेटरी पेनल्टीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, व्हाट इज द कैश अवार्ड एसोसिएटेड विद द इंदिरा गांधी प्राइज? इज इट 1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 5 मिलियन और 10 मिलियन? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज कैश रिवॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द इंदिरा गांधी प्राइज। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which organization conducts the annual status of education report, जिसको ASER फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यूनेस्को, प्रथम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रीन पीस। क्या आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम। क्लियर। तो यहाँ भी अपन ने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इन विच ईयर वॉज प्रथम स्टैब्लिश्ड? अभी जस्ट अपन ने देखा था आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? कौन से ईयर के अंदर प्रथम स्टैब्लिश हुआ था? आंसर हो जाएगा 1994 के अंदर प्रथम फर्स्ट स्टैब्लिश्ड। क्लियर। व्हाट इज प्रथम मिशन? अब यहाँ पे अपन को मिशन बताना है। एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, एवरी चाइल्ड इन स्पोर्ट्स, एवरी चाइल्ड इन एंटरटेनमेंट, एवरी चाइल्ड इन पैशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम का मिशन क्या है? एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। Which award did Pratham receive in 2013 for catering to the learning needs of disadvantaged children? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर सी, BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्वेश्चन 7 है अपने यहाँ पे, वेयर वॉज प्रथम इनिशियली established to provide preschool education? इज इट न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई? तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इन मुंबई प्रथम इनिशियली एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इन इंडिया? तो कौन सा एक्ट है जो गवर्न करता है और प्रोटेक्ट करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 8 का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GI ऑफ गुड एक्ट्स 1999। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन गवर्न? कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अंदर GI टैग्स गवर्न होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस कन्वेंशन के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द GI टैग? GI टैग का एक वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? इज इट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स? जैसे अपन ने कल डिस्कस करा था, दिस इज 10 ईयर्स। क्लियर। GI टैग का एक वैलिडिटी पीरियड होता है, वो है 10 ईयर्स। क्लियर। तो चलिए प्रीवियस पेपर अपन ने रिकॉल करा, उसके बेसिस पे कुछ MCQ ट्राई करें। तो आगे मूव करते हैं। आज सबसे पहले अपन एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं आज का। तो अपना फर्स्ट एडिटोरियल आया था, मेकिंग सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। हाल ही में NR नारायण मूर्ति जो है, उन्होंने प्रपोज करा था 70 आवर्स वर्क वीक, और उसी स्टेटमेंट को उन्होंने स्ट्रेंथन करते हुए कुछ कंट्रीज का एग्जांपल भी दिया था, जैसे जापान एंड जर्मनी का। और ऑथर ने भी अपन को यहाँ पे साउथ कोरिया का मेंशन करा है एग्जांपल देते हुए। बट यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हुए 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? क्या लॉन्गर वर्क आवर सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स? तो इस चीज के ऊपर आज अपन बात करेंगे। पहले तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सारा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का, जो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट हायर ही क्यों करेंगे? क्लियर। तो अगर आप बोल देते हैं कि मान लो कि कल से लेबर 70 आवर्स का वर्क करेंगे, पर करेंगे क्या जब कुछ डिमांड ही नहीं होगी वर्क करने के लिए? तो यहाँ पे अगर डिमांड ही नहीं होगी तो लेबर को 70 आवर्स वर्क का नीड ही नहीं है। क्लियर। अब जैसे जापान एंड जर्मनी का एग्जांपल जैसे NR नारायण मूर्ति जी ने दिया है, तो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद
वर्किंग कंडीशंस बहुत बेकार हो गई थी, वहाँ पे डेथ हो गई थी लोगों की, जिसके कारण मोर्टेलिटी कम हो गई थी। तो वहाँ पे जो कम लेबर थे उन्हीं को वर्क आवर इंक्रीज करने का प्रेशर हो गया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे वर्क आवर इंक्रीज करा था। और वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया था, तो वहाँ पे रीबिल्ड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ पे ये इंक्रीज आवर का मेथड काम कर गया था। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी साउथ कोरिया का यहाँ पे बताया है अपन को, वहाँ पे क्या है, भले पॉपुलेशन कम है पर वर्किंग आवर्स उनके ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पे सारा खेल जो है डिमांड से रिलेटेड है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फिर वर्कर्स एक्स्ट्रा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हायर ही क्यों करेंगे, और वर्कर्स काम क्या करेंगे अगर डिमांड ही नहीं होगी तो। क्लियर। तो इंडिया का यहाँ पे फोकस क्या होना चाहिए, डिमांड इंक्रीज करने के लिए। डिमांड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डोमेस्टिकली कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनली कर सकते हैं। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा। क्लियर। तो डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड इन द मार्केट। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है। क्लियर। तो एडिटोरियल के बारे में मेन चीज़ यहाँ पे ये बात करी गई। जैसे यहाँ पे मूर्ति जी ने 70 आवर्स का वर्क सजेस्ट करा, मैंने आपको बताया डिमांड क्रूशल है लेबर के लिए। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो लेबर क्यों, इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर क्यों हायर करेगा। क्लियर। जर्मनी और जापान का भी अपन ने जैसे एग्जांपल बताया कि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, इस कारण से रीबिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड हुई थी, वर्किंग आवर इसलिए इंक्रीज हुआ और वहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हुआ वो पैटर्न। क्लियर। ये जैसे अभी अपने डिस्कस करा, साउथ कोरिया का भी यूनिक सर्कमस्टेंस था, मैंने आपको जैसे भी बताया, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए वहाँ पे भी सक्सेसफुल रहा। क्लियर। तो इंडियन वर्कफोर्स नीड्स इंप्रूवमेंट किस चीज़ के अंदर चाहिए, उनको डिमांड क्रिएट करनी है। अगर डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे अपने आप लेबर के। क्लियर। तो चलिए इसके बारे में सारी बात थी, नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल अपना जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था इससे रिलेटेड है, जिसमें इंडिया हार गया था वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बात नहीं हुई है, जस्ट एंड ऑफ अ ड्रीम रन बताया कि इंडिया का एक ड्रीम था जो कि ख़त्म हो गया है। इंडिया केम अप शॉर्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया है डिस्पाइट एज अ फेवरेट, डिस्पाइट स्टार्टिंग एज द फेवरेट, मतलब स्टार्टिंग भले ही अच्छी हुई थी पर उसके उसके बावजूद इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया है। तो यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें बताई गई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो भी मैच हुआ था उसके बारे में। क्लियर। तो यहाँ पे ट्रेविस हेड जो थे उनकी एक रिमार्केबल सेंचुरी रही, वो यादगार सेंचुरी थी। क्लियर। तो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी बताई गई है, इसमें जो भी बैकग्राउंड था वो बताया है, तो इसको आप रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं अपन। अ फैक्ट चेक यूनिट, अ फैक्ट चेक यूनिट दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था जिसके अंदर फैक्ट चेक यूनिट स्टैब्लिश करने की बात हुई है। क्लियर। मेन वर्क क्या होगा इसका कि फैक्ट चेक करने के अंदर ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन चेक होगी, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ मीडिया के अंदर डाला है या कुछ भी करा है या उनके अगेंस्ट कुछ बोला है तो वो सही बोला है या गलत बोला, उसके लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्टैब्लिश करने की बात हुई है यहाँ पे। क्लियर। उसी तरीके से अगर थोड़ा टाइम पहले देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लाए थे इन 2021, और ये क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट है उसको चेक करने का काम उसका था। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, जजमेंट जिसका एक्सपेक्टेड है डिलीवर होने के लिए 1 दिसंबर के अराउंड। तो यहाँ पे यही बात हुई गई कि एक बॉडी को सेटअप करने के बारे में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अगर मीडिया में आती है तो उसको चेक कर सके। तो क्या ये सही है गलत है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सपोज एक कंपनी, एक एबीसी करके कुछ है पर्सन या फिर कंपनी, उसने कुछ गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन डाली मीडिया में, तो फैक्ट चेक यूनिट क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गलत है, क्या चीज़ है। अगर उसको लगा कि ये चीज़ गलत है तो कंटेंट को ब्लॉक कर देगा। तो अगर ब्लॉक करना इस हिसाब से सही है तो ब्लॉक करने के हिसाब से तो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 2019 के फंडामेंटल राइट में मेंशन है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके ऊपर, आर्टिकल 19 सब सेक्शन 2 के अंदर में इसके रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मेंशन है, पर 19(2) में फेक इंफॉर्मेशन वाला क्लॉज है क्या, ये चीज़ है क्या, वहाँ पे नहीं है।
दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तभी काम करेंगे जब कोई लॉ हो, पर क्या लॉ है उस बारे में? नहीं है, इसलिए इस फैक्ट चेक यूनिट को एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर, क्योंकि सेफ गार्ड करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कौन सी न्यूज़ को वो ब्लॉक कर सकते हैं, कौन सी न्यूज़ को वो हटा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में नेगेटिव इम्पैक्ट अपन के ऊपर ला सकता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है लीप इन द डार्क, जेवियर मिली इज लाइकली टू वर्सन अर्जेंटीनाज इकोनॉमिक वोज। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ जिसमें मिस्टर जेवियर मिली ने जीते, और वो जीते 56% ऑफ वोट्स के अगेंस्ट 44% ऑफ सर्जियो मासी के अगेंस्ट। तो मिस्टर मिलिन ने बोला कि अगर वो मतलब जैसे कि वो जीत गए, कि वो अर्जेंटीना की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो कि ख़राब हो रखी है उसके अंदर सुधार लाने का उन्होंने वादा किया है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी सबको सेम लेवल पर लाने का उन्होंने बात करी है, इकोनॉमी को भी रीबिल्ड करने की बात करी है। अर्जेंटीना में प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे अर्जेंटीना अभी हाल ही में इन्फ्लेशन 140% क्रॉस कर दिया है, 40% जो पॉपुलेशन है अर्जेंटीना की वो पॉवर्टी में रह रही है। क्लियर? तो उन्होंने ये भी बात करी कि करेंसी जो उनकी कैनेडियन जो उनकी करेंसी चल रही है उसको वो डॉलर के साथ रिप्लेस करने के लिए बात कर रहे थे। क्लियर? तो अगर यहाँ पे देखें तो करेंसी की जो वैल्यू है कनाडा की वो भी डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। क्लियर? तो इस पूरे मैटर के अंदर यही बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एडिटोरियल पार्ट अपना सारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट अपन न्यूज़ की तरफ फोकस करते हैं। द बांग्लादेश गवर्नमेंट वर्कर्स अनरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अक्टूबर से अपन देख रहे हैं कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर जो है बांग्लादेश का, उसके अंदर वर्कर्स कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर मिनिमम वेजेस। मतलब वो अपने वेजेस के अंदर कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं इंक्रीज के लिए। वो क्या चाह रहे हैं, जो अभी 8,000 बांग्लादेश टाका है उनकी वेज है, उसको 23,000 टाका तक इंक्रीज कर दिया जाए। उनकी डिमांड ये है, वो जो वर्कर्स है वहाँ के रेडीमेड इंडस्ट्री गारमेंट्स के, उनकी डिमांड ये है। और कॉन्ट्रास्ट अगर अपन देखते हैं कॉन्टेक्स्ट देखते हैं अगर अपन गारमेंट इंडस्ट्री का बंगाल के अंदर, तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला सकता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फास्ट फैशन के अंदर। जो उसका रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है वो अकाउंट करता है 85% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग इन 2022। मतलब 2022 के अंदर जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है बांग्लादेश का वो 85% एक्सपोर्ट अकाउंट करता है। क्लियर? टोटलिंग टू $55 मिलियन। ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को साइड में मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है वो ग्लोबल शेयर भी ऑलमोस्ट 8% का शेयर करता है। क्लियर? और मेजर मार्केट इंक्लूड यूएस, यूके, यूरोप, कनाडा विद टॉप इंपोर्टर्स लाइक ज़ारा, H&M, लिवाइस। ये सब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा बांग्लादेश की इकनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की इकनॉमी अभी हाल ही में थोड़ा सफ़र कर रही है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9.37% अक्टूबर के अंदर रीच हो चुका है, जो कि 7.23 था इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड प्रीवियस ईयर। क्लियर? फॉरेक्स रिजर्व भी जो है बांग्लादेश का वो $48 मिलियन से 2021 के अंदर लेस देन हाफ हो चुका है इन मिड अक्टूबर, जो कि $20 मिलियन है, $20 मिलियन है। क्लियर? अब जो डिमांड चल रही थी उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डबल करने को कहा था वेजेस, पर उसके ऊपर भी जो वहाँ के वर्कर्स है वो माने नहीं है। क्लियर? तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अपना, हाउ फ्री कैंसर केयर अलोन वोंट हेल्प द फाइट अगेंस्ट कैंसर इन इंडिया। अब इस आर्टिकल के अंदर मेनली बात करी गई फाइनेंशियल बर्डन की, जो कि कैंसर पुट कर रहा है फैमिलीज के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। क्लियर? तो इस आर्टिकल में अपन देखते हैं व्हाट्स द प्रेजेंट सिनेरियो, क्या प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस इन द फ्यूचर। कैंसर से रिलेटेड जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर के अंदर, और कैंसर का क्या प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2040 तक मोर देन, और
इक्वल टू 20 लाख पीपल पर ईयर विल बी डायग्नोस्टेड विद कैंसर इन इंडिया। मतलब 2040 तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 20 लाख लोगों को कैंसर डायग्नोस हो सकता है, मेकिंग इट द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द कंट्री। मतलब कि कंट्री के अंदर थर्ड लीडिंग डेथ कॉज कौन सा होगा, कैंसर होगा 2040 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैंसर इज एक्सपेक्टेड टू सरपास हार्ट डिजीज इन इन्फेक्शंस एज ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और ये भी बताया जा रहा है कि हार्ट डिजीज को भी सरपास कर देगा और इन्फेक्शन को भी सरपास कर देगा कैंसर एज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। क्लियर। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी अटेम्प्ट डाल रही है कि हेल्थ केयर को चेंज करे, उसकी नीड को चेंज करे, पर बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट इशू रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट ऑन ऑन पार्टीज एंड देयर फैमिलीज। क्लियर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इशू की मेन बात करी गई है। तो जैसे कि गवर्नमेंट हेल्प भी कर रही है, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस जैसे लॉन्च करा, उसमें पर फैमिली 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट, पर एकदम वो सफल नहीं हो पा रहे उस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर बात हुई गई इसके अंदर। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं। तो इवनिंग ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज 54th IFFI ओपन्स विद अ चेरी सेरेमनी। तो यहाँ पे इंडिया 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 54th एडिशन था, जो कि पणजी गोवा के अंदर हुआ है हाल ही में। इनॉग्रेट किन 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 लोगों ने करा था, अनुराग ठाकुर एंड सनी देओल ने करा था। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, IFFI is screening over 270 films from 105 countries in various location। तो इस इवेंट के अंदर मोर देन और 270 फिल्म्स फ्रॉम 105 कंट्रीज वेरियस लोकेशन पे दिखाई जाएगी। क्लियर। यहाँ पे इस इवेंट के अंदर माधुरी दीक्षित जी को एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे अवार्ड भी दिया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। क्लियर। सो अभी जैसे अपन ने बोला ओवर 270 फिल्म्स फ्रॉम 105 कंट्रीज विल बी शोन। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने यहाँ पे परफॉर्म भी करा है। क्लियर। तो ये सारी न्यूज़ बताई गई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 54th एडिशन है। क्लियर। कहाँ पे हुआ था, पणजी गोवा के अंदर हुआ था। इनॉग्रेट किसने करा था, अनुराग ठाकुर जी ने एंड सनी देओल जी ने करा था। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही पे ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज इन बॉम्बे इन 1952। ये जैसे कि फैक्ट्स है। द फेस्टिवल इज कंडक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम 1975 ऑनवर्ड्स। 1975 के बाद हर साल ये फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाता है। ये ऑर्गेनाइज कौन सी बॉडी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। क्लियर। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आर ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेस्टिवल। 53rd जो था वो 2022 में हुआ था। क्लियर। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब जैसे यहाँ पे 270 फिल्म्स बताई गई है फ्रॉम 105 कंट्रीज, उसी तरीके से लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें 280 फिल्म्स हुई थी फ्रॉम 79 कंट्रीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी कैटेगरीज के अंदर विनर अपन को बताए गए, ये सब आपको PDF के अंदर अवेलेबल होगा। चार्टिंग के अंदर अपन ने जो बात करी कि इन अर्जेंटीना से रिलेटेड जो जेवियर मिले थे, उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे बताई गई है। सेम चीज़ ही यहाँ पे रिपीट हो रही है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। क्लियर। तो चलिए स्टार्टिंग के अंदर अपनी न्यूज़ मिस हुई थी, उस न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाल ही में न्यूज़ आई है, चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी जस्ट ये 2+2 डायलॉग हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम बोथ द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। क्लियर। तो अभी जस्ट US के साथ भी इंडिया ने ये 2+2 मीटिंग कंक्लूड करा था, और अभी नेक्स्ट मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है। तो ये मीटिंग बेसिकली होती क्वाड कंट्रीज के बीच में ही है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US जो कि क्वाड का हिस्सा है। तो इंडिया इन सब के साथ एक एक करके 2+2 डायलॉग मीटिंग कर रहा है। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, चाइना से रिलेटेड कंसर्न आया है। चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड चाइना इज़ आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी। मतलब चाइना ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना ही हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी का एंजाइटी के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे। क्लियर। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही था, चाइना इज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बताया है। जो ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी PM है
उन्होंने कहा है बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी है चाइना से रिलेटेड, मेन सिग्निफिकेंस चाइना के ऊपर ही यहाँ पे डाला गया था 2.2 डायलॉग के अंदर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करने से पहले देखते हैं 2+2 मीटिंग होता क्या है। 2+2 मीटिंग सिग्निफाई करता है पार्टिसिपेशन ऑफ 2 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्टर्स होल्डिंग फॉरेन एंड डिफेंस। अभी अपन ने देखा था फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं दोनों कंट्री के, वो आते हैं इस मीटिंग के अंदर। क्लियर? इंडिया किन के साथ करता है? यूएस सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉप पार्टनर है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड रशिया। क्लियर? उसके बाद में डिफेंस गोल्स बताए गए, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स एंड फ्यूचर प्लान्स बताए गए। ये सब आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम बताया गया कि न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने मीटिंग 2+2 वाली ऑर्गेनाइज करी है। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या था इस मीटिंग का? टू हेल्प बोथ कंट्रीज टू एक्सपांड देयर स्कोप ऑफ कॉपरेशन एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर टाइज। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अंडरटेक हाई लेवल एंगेजमेंट ऑन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। क्लियर? तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो न्यूज़ मिस हुई थी वो अपन ने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके अलावा देख लेते कोई न्यूज़ रह गई है तो अपनी। यहाँ पे जो इंडिया का अक्टूबर के अंदर गोल्ड इंपोर्ट था वो सर्ज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है और 31 मंथ हाई रहा है अब तक का है। क्लियर? यहाँ पे अपन को मेंशन है इंडियाज अक्टूबर गोल्ड इंपोर्ट सर्ज 60% फ्रॉम अ ईयर अर्ली टू अ 31 मंथ हाई एज अ ड्रॉप इन प्राइसेस अहेड ऑफ दीपावली prompted ज्वेलर्स टू रैंप अप परचेज गवर्नमेंट सोर्स साइड ऑन मंडे। मतलब 60% तक इंक्रीज हो गया और ये लास्ट 31 मंथ्स के अंदर सबसे हाई रहा है। क्लियर? बाकी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपना न्यूज़ एनालिसिस फिनिश होता है। इसके कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।